अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो मैं हम सेशन करने जा रहे हैं वो एक क्विक सा रिव्यू है कैपिटल बजटिंग का। और इसके अंदर हमारा फोकस जो है वो होगा कि हम एक या दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें कि कैपिटल बजटिंग के जो प्रोजेक्ट्स जो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें देखना ये पड़ेगा कि कैपिटल बजटिंग की तीन चार टेक्निक्स होती हैं जो आमतौर पे यूज होती हैं। उसमें जैसे एक नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी है, दूसरा आईआरआर या जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और तीसरी इसकी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट होती है। और उसके बाद कुछ और भी हैं जैसे पे बैक पीरियड और इंटरनल अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वगैरह। अच्छा, ये जो मेरा छोटा सा ब्रीफ एक सेशन है, वीडियो है, ये इसका प्योरली फोकस जो है ना वो एनपीवी पे है। हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें देखेंगे कि एनपीवी के हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और एनपीवी को हम किस आसानी के साथ हम जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। देखें, इस एनपीवी के जो जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना वो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका समझा रहा हूँ कि जो कि बहुत ही आसान है और जो तकरीबन हर जगह पे हर हर किस्म के सवाल को आप जो है ना उसको आसानी के साथ उसको टेकल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम आते हैं कैपिटल बजटिंग की बुनियादी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। देखें, थ्योरी तो बहुत है, हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरा पर्पस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को सॉल्व करना है और उसका कोई ऐसा तरीका बताना है कि जिससे ये चीज आपके लिए बहुत ही आसानी के साथ इसको आप जो है ना वो समझ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको एनपीवी के लिए कौन से चाहिए, जो चीजों को थोड़ा बैकग्राउंड में आपको समझने की जरूरत है। तो वो जो है, सबसे पहले आप समझ लें, पहले तो हमें समझना चाहिए कि कैपिटल बजटिंग बेसिकली है क्या। तो आप सबको पता है, माशाल्लाह आपने पढ़ा हुआ है कैपिटल बजटिंग के चैप्टर्स में से, कि कैपिटल बजटिंग बेसिकली जो है ना ये प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है और जिसका जो रिलेट करता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के साथ। ठीक है। हम क्या करते हैं बेसिकली कैपिटल बजटिंग में कि एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे एवेल्युएट किया जाए, उनको एनालाइज किया जाए। पर्पस ये होता है कि हम जानना चाहते हैं कि कि आया हमें वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्सेप्ट करने चाहिए या हमें एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप एक एक बहुत बड़ा कोई प्लांट लगा रहे हैं, कोई मशीनरी आप नई जो है वो लेके आ रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई नया प्लाजा बना रहे हैं, कोई नई प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, या आमतौर पे जो कोई जो 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 कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म नेचर की होती हैं। इस वक्त हम इन्वेंट्री वगैरह की बात नहीं कर रहे, शॉर्ट टर्म एसेट्स की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स की, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जिसमें कोई नई आपने नई प्रोडक्ट लेके आनी है, कोई नई रिप्लेसमेंट करनी है, जो कि करंट आपको प्लांट है उसको रिप्लेस करना है, इस किस्म के जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उनके लिए हम डिसीजन हमें दरकार होता है कि आया हम उनको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, आया उन प्रोजेक्ट को हम कंपनी के लिए हम कैरी ऑन करें या हम एक्सेप्ट करें, या हम उनको जो है वो रिजेक्ट करें। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब इसका इसका तरीकेकार क्या होता है, देखें, बहुत ही सिंपल सा एक हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ एनालाइजिंग एनालिसिस ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, ये आप समझिए। ठीक है। दूसरी चीज, हमारा मकसद क्या होता है? एनालाइजिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ठीक है। एंड डिसाइड वेदर वी शुड एक्सेप्ट देम और रिजेक्ट देम। ठीक है, ये हमारा मेजर पर्पज है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखें, हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट किस बेसिस पे करते हैं, वो भी एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर प्रोजेक्ट आपका वैल्यू क्रिएट कर रहा है या प्रोजेक्ट आपका प्रॉफिटेबल है नॉर्मल सेंस में जैसे हम कहें, तो आप उसको जो है वो एक्सेप्ट करें। अगर नहीं है, या प्रोजेक्ट आपको नुकसान में पड़ रहा है, या प्रोजेक्ट आपको जो है वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा, तो उस सूरत में फिर आप कहेंगे कि जी ये हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए बेहतर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं हाउ टू परफॉर्म एनालिसिस। तो मेरा जो मेन फोकस है इस वक्त, मैंने जैसे आपको बताया है कि वो एनपीवी एनालिसिस है। ठीक है। और मैं इसको
एक आसान से एग्जांपल के थ्रू इसको बताऊंगा कि कैसे आप एनपीवी एनालिसिस किसी भी प्रोजेक्ट की कर सकते हैं। तो एनपीवी एनालिसिस का जो बेसिक मकसद होता है ना, वो ये होता है कि हम एनपीवी का कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है कि हमारे पास प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है, ठीक है, और हमारे पास प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। एनपीवी एनालिसिस बेसिकली क्या करता है कि ये कॉस्ट और बेनिफिट्स को कंपेयर करता है, ठीक है। तो आपकी जो कॉस्ट है वो अगर हम कैश फ्लोज के टर्म में कहें तो कॉस्ट आपकी होती है कैश आउटफ्लोज, और आपके जो जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपके होते हैं कैश इनफ्लोज। यानी कि जो आप कॉस्ट पे करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में उसको हम कैश आउटफ्लो से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपके जो बेनिफिट्स होते हैं उसको हम जो है वो कैश इनफ्लो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इन एनपीवी पार्लेंस पार्लेंस कॉस्ट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, cost is present value of cash outflows, and benefits are present value of cash आपके जो है वो कैश इनफ्लोस, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक कॉस्ट जो कि रिप्रेजेंट होगी आपके कैश आउटफ्लोस के साथ, और जो दूसरी है बेनिफिट्स जो कि आपके डिटरमिन होंगे कैश इनफ्लोस के साथ, ठीक है। मेरे ख्याल में अगर आप इस ये एक बैकग्राउंड नॉलेज समझ लें एनपीवी की, तो आपको बहुत सारी बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा, अब और नॉर्मली हम एक एक और चीज भी आप समझ लें, वो मेरे ख्याल में ये है कि आप एनपीवी किसको हम कहते हैं। देखिए, कॉमन सेंस की बात है, जब एनपीवी का मकसद बेसिकली क्या है, हम बेनिफिट्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट, ठीक है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एनपीवी जो है वो बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस, कैश इनफ्लोस है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, ठीक है। तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं तो हमें आपको याद होना चाहिए कि हम जो है वो आपको, आई होप यू रिमेम्बर कि प्रेजेंट वैल्यू में हम हमेशा जो है ना किसी डिस्काउंट रेट की बात करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसी डिस्काउंट रेट पे ये हम जो है ना वो जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो जो डिस्काउंट रेट होता है वो बेसिकली आप जो इन्वेस्टर है या जो फर्म है उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है, और उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो कि आपको जहन में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक सवाल है, इसको आप देखें, ये बहुत ही आसान सा एक मैंने सवाल आपके लिए लिया है ताकि मकसद है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। फाइंड द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट यूजिंग 15% एज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे आप आईआरआर को फॉर द टाइम बिंग स्किप कर दें, वो मैं किसी और सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा। 15% आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, और आपको प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज और इनफ्लोज और आउटफ्लोज ये गिवन है। इसमें आपको देखना है कि आया आपको जो है वो किस तरीके से आपको जो है वो how would you be able to conduct its NPV analysis? ओके, अब सबसे पहले आते हैं सिंपल सी चीजें, फर्स्ट कम फर्स्ट, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है जी। आप हमें क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। मैं अब जस्ट कमिंग टू इट, प्लीज गिव मी अ फ्यू सेकंड्स। ओके, तो फ्रॉम दिस वी कैन सी कि आपके पास जो डेटा है वो डेटा कौन सी है। देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है। तो एनपीवी एनालिसिस के अंदर आप ये नोट कर लें कि जो कॉस्ट होती है ना वो आमतौर पे जो, अब ऑब्वियसली कॉस्ट आप आज के टर्म्स में पे करते हैं, प्रोजेक्ट जब भी आप लगाएंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस बन सकती हैं, लेकिन मैं सिंपलिसिटी के ऊपर अभी जा रहा हूँ। तो आप आज के टर्म्स में टाइम पीरियड जीरो का मतलब है आज के टर्म्स में। तो आप आज के टर्म्स में प्रोजेक्ट की जो है वो कॉस्ट आपको पता है, वो फर्ज करें आपने कैलकुलेट की है कि वो 10,000 है, माइनस का साइन है इसलिए इसका मतलब है ये कैश आउटफ्लो है। तो आप कैश आउटफ्लो आपने डिटरमिन कर लिया कि इस हमारे प्रोजेक्ट का कैश आउटफ्लो 10,000 है, यानी कि कॉस्ट आपकी 10,000 है। और फिर आपने देखा कि आने वाले 5 सालों में ये प्रोजेक्ट हमें 2,500 2,500 के सेंस के मद में दे रहा है। तो दीज आर योर कैश इनफ्लोस। तो आपको, अब मैं डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, कैश आउटफ्लो आपका 10,000 है,
जो कि आपको आज के टर्म्स में ही पे करना होगा अगर ये आप ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट लेते हैं तो। फिर कैश इनफ्लोज हैं जो कि आपके बेनिफिट्स हैं, जो कि हैं आपके 2500, ठीक है, $2500 है, ठीक है, एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। और प्रोजेक्ट की लाइफ जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5 टाइम पीरियड 5 है तो 5 ईयर्स है, और आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है। तो ये आपने हमने क्विकली डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो है ना वो इसका एक दूसरे स्टेप पे जा रहा हूँ, जो कि इसको हम टेबल के थ्रू यूज कर रहे हैं। तो टेबल आमतौर पे आप इसको टेबल नहीं भी बनाए, लेकिन आई फाइंड इट वेरी इजी, स्पेशली जो स्टूडेंट्स शुरू शुरू में प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए थोड़ा आसान होता है, सिस्टमेटिक है, लिहाजा टेबल अप्रोच इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल, यानी कि एक जो है ना वो इसको हम पर्सनली मैं इसको जो है वो आसान समझता हूँ, लिहाजा मैं आपके लिए आसानी के लिए मैं इसको जो है वो आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखें कंस्ट्रक्ट टेबल। आपको इस टेबल के बेसिकली तो 3-4 कॉलम काफी हैं, लेकिन बहरहाल चीजों को और आसान करने के लिए मैं 7 कॉलम एक जो है ना वो आपकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, ये टेबल बना रहा हूँ। तो पहला स्टेप क्या है, पहले आप फर्स्ट कॉलम में आप देखें प्रोजेक्ट की टाइम। टाइम क्या है, 0 से लेके 5 तक। तो आप टाइम 0 से लेके 5 तक आपने यहाँ पे एज इट इज जैसे है आपने रख लिया, ठीक है जी। तो दिस इज वेरी सिंपल, फर्स्ट कॉलम में टाइम आ गया। सेकंड कॉलम में आप लोग क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में आप लोग रखेंगे कैश इनफ्लोज, सॉरी कैश फ्लोज। कैश फ्लोज से मुराद हमारे कैश आउटफ्लोज भी हैं और कैश इनफ्लोज भी हैं, यानी कि आपकी कॉस्ट भी है और आपका बेनिफिट भी है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ से -10,000 आज के टर्म्स में है, 0 टाइम पे हमने ये रख दिया यहाँ पे। उसके बाद 2,500 के 5 कैश फ्लोज हैं, तो वो भी आपने जो है वो यहाँ पे रख दिया। अब आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपके पास ये सामने है। तीसरा कॉलम आपका है प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे आपको थोड़ी सी जो है वो अब डेटा लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे थर्ड कॉलम जो है वो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का लेना पड़ेगा, और आपको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स टेबल्स होती हैं जो कि बड़ी आसानी के साथ हर बुक के एंड में तकरीबन गिवन होती हैं। तो आप उनमें से प्रेजेंट वैल्यू की जो टेबल है, प्रेजेंट वैल्यू की टेबल, अब आप एक ध्यान में रखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू की दो टेबल्स होती हैं, एक होती है एन्युटी की और दूसरी होती है आपकी जो लमसम अमाउंट है या वन टाइम कैश फ्लोज की होती है। तो मैं इस वक्त आपको ऐसा ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि जिसमें एन्युटी को भी आप अकोमोडेट कर सकते हैं, और आप जो है वो अनइवन कैश फ्लोज को भी अकोमोडेट कर सकते हैं। तो लिहाजा मेरा मकसद, क्योंकि इस वीडियो बनाने का बेसिक ये है कि आपको मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा तरीका बताऊं ताकि किस तरीके से एनपीवी प्रोजेक्ट्स को आप जो है वो उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा किसी और टेबल्स में नहीं जाता, एक ही टेबल को मैं ले रहा हूँ जो कि है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, जो कि आपको लमसम अमाउंट की या वन टाइम कैश फ्लोज की होती है। उसमें आप चले जाएं, ये आपकी वो टेबल से मैंने आपकी बुक में से ये मैंने एक्सर्ट लिया है, ये इसकी छोटी सी जो है वो मैंने कटिंग यहाँ पे भी आपके लिए हाईलाइट करके रख दी है। अब आपको देखना क्या है, देखें अभी तक हमने ये आपका 13% का आपका कोई आपका इसमें काम नहीं है, 14% का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है, लिहाजा हमारा फोकस होगा 15% पे। अब आपने 1 से लेके 5 तक, क्योंकि हमारी जो डेटा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 5 साल का है, ये जिसमें 0 तो आज है, लिहाजा इसको आप छोड़ दें, बाकी 1 से लेके 5 तक आप एज इट इज ये जो वैल्यूज है ना ये वाले, ये वैल्यूज आप एज इट इज यहाँ पे जो है वो रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप आ गए, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि हम इसको जो है वो जब ये तीनों चीज ये 3 कॉलम्स आपके बन गए, तो जो चौथा कॉलम है, चौथा कॉलम हमें अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखें कि जो कॉलम नंबर 0 है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ के इंटरेस्ट फैक्टर फॉर 0 टाइम कैश फ्लोज इज ऑलवेज 1, ये आप समझ लें, ये हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि 10,000 को अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू अगर 10,000 मुझे अभी मेरे पास अवेलेबल है या इस टाइम पीरियड में, तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो 10,000 की होगी, लिहाजा इसको मैं 1, इसका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 1 होगा, इसकी डिस्काउंटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि दिस इज 1 ऑलवेज। बाकी ये आपके फिर देखें वक्त के साथ
ये जो फैक्टर है ये कम होता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है, आप राउंडिंग ऑफ करें ना करें, इट्स अप टू यू। बेहतर होगा अगर आप 2 डिजिट में जाके राउंडिंग ऑफ कर लें, ये चीजें थोड़ी और आसान हो जाएंगी। ओके जी, अब आते हैं, ये हमारा मेन कैश फ्लोज, हमारा अब मेन कॉलम हमारा ये है जो कि कॉलम नंबर 4 है। अब कॉलम नंबर 4 क्या है ये देख लें। कॉलम नंबर 4 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर 3। यानी कि जो कॉलम नंबर 2 की वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई कर लें कॉलम नंबर 3 के साथ, तो कॉलम नंबर 4 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देख लें, माइनस 10,000 इधर है, 1 से मल्टीप्लाई किया आपका 10,000 आ गया, ये तो एज इट इज रहेगा। बाकी ये 2,500 है, 2,500। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 0.87 है फ्रॉम द टेबल, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल दैट वी हैव जस्ट जनरेटेड। तो उसमें आप देखें कि आपका जो है वो 2,500 को मल्टीप्लाई करें अगर आप 0.087 के साथ, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलती है उसकी 2,175। सिमिलरली ये सारे आपके जो बाकी के जो अमाउंट है, ये 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 0.76, 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 0.66, इनकी आपको मल्टीप्लिकेशन करके यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई देम एंड राइट देयर प्रोडक्ट और राइट देयर आंसर हियर। ठीक है जी। तो ये आपके पास अब कॉलम नंबर 4 आ गया। अब कॉलम नंबर 4 को अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो कॉलम नंबर 4 में क्या है। कॉलम नंबर 4 में प्रेजेंट वैल्यू है किस चीज का। एक तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है कॉस्ट, और बाकी आपके ये प्रेजेंट वैल्यू है आपके जो बेनिफिट्स हैं या जो इनफ्लोज हैं। तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है, जो कि हमारा हमने जो है वो हमें पता है कि एनपीवी का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो कॉस्ट है ये कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू है, और बाकी ये जो आपके यहाँ से लेके इधर तक जो है ये सारे आपके 5 सालों के बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके बेनिफिट्स हैं और ये आपकी कॉस्ट है। अब हमें करना क्या है, व्हाट डू वी हैव टू डू। हमें पता है कि हमारा पर्पस बेसिकली क्या है। हमारा पर्पस है कि हम इंटरेस्टेड हैं एनपीवी कैलकुलेट करने में, जो के बराबर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो चलें, तो मुझे अब फिफ्थ कॉलम में बना रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का। वो कैसे आएगा, वो बेसिकली सम है। इसको मैं कहता हूं सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। तो मेरे पास जितने भी कैश कैश इनफ्लोज हैं 1 से लेके 5 साल तक, ये वाले, इनका मैंने सम ले लिया। वो जो सम है बराबर है कितने के, 8,775। यू जस्ट सम देम अप, इनको ऐड अप कर लें, you'll come to the value of 8,375 rupees। ओके जी, once you have done that, आप उसके साथ उसके बाद फिर आपकी जो दूसरी चीज है वो क्या है, यानी इट मींस यू आर डन विद दिस। नाउ द नेक्स्ट factor that you need is present value of cash outflows, and that is already here। मैं इसको आपकी आसानी के लिए चलें एक और कॉलम में मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। अब यू आर डन विद दीज टू बेसिक कैलकुलेशंस दैट आर रिक्वायर्ड इन एनपीवी। ये जो एनपीवी में जो बुनियादी दो चीजें जरूरी हैं वो आप अब कर चुके हैं। अब बहुत ही आसान है, यू आर ऑलमोस्ट डन विद योर एनपीवी एनालिसिस। अच्छा, अब आपको करना क्या है, वेरी सिंपल। आपको अपने जस्ट वन मोमेंट, ओके, you just have to now put these values in this, plug in these values। आपके पास इनफ्लो है 8,375, माइनस कर लें इसमें से 10,000। this is 10,000। what is the answer is 1625। mind it, this is negative because the value of present the value of inflows is lesser than the present value of outflows। ठीक है जी, this is 10,000। तो इट्स वेरी क्लियर नाउ, आप देख सकते हैं कि ये हमने अब एनपीवी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, वी आर डन विद अवर एनपीवी। आप देखें, अच्छा इसमें कॉमन सेंस अगर आप थोड़ा सा अप्लाई करें, देखें आपके जो इनफ्लोज हैं, जिसको मैं कह रहा हूं जो आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज हैं, जो कि बेसिकली क्या है, इनफ्लोज आपके क्या है, इनफ्लोज आपके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो माइंड इट,
ये आपका बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये आपके इनफ्लोज जो हैं, these are present value of each inflows, sorry, present value of each inflows are actually your benefits, and present value of each outflows is actually your cost. तो अब आप अगर इसको देखें थोड़ा सा गौर से, तो आपकी कॉस्ट, अगर किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट उसकी बेनिफिट से ज्यादा है, यहाँ पे कॉस्ट है 10,000 और उसके इनफ्लोज हैं, आपकी बेनिफिट है 8,375, तो अगर किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट उसकी बेनिफिट से ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो हम उसको रिजेक्ट ही करेंगे। तो रिजेक्ट कैसे होगा? क्योंकि हमें वो उतना फायदा, वो हमें वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा। हम कॉस्ट पे कर रहे हैं 10,000, लेकिन वो हमें रिटर्न दे रहा है 8,375 का, जो कि बहुत ही कम है। और इसको इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि इसका प्रोजेक्ट, इसका अगर हम इसको एनपीवी की टर्मिनोलॉजी में लें, तो ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी जिसकी कॉस्ट उसकी बेनिफिट से कम है, या वो आम तौर पे जैसे हम एक अपने जबान में कहते हैं उर्दू में कि ये, इट्स वेरी कॉमन, सिंधी लोग अक्सर इसको हम कहते हैं, ये है कि जी आप हम ये बारे में नहीं आता। तो दिस बेसिकली द टर्म बारे में नहीं आता, ये उर्दू के हमारे दोस्त भी आजकल बहुत यूज करते हैं। तो ये बेसिकली ये सिंधी का एक जो है ना वो फ्रेज है कि बाबा ये असांखे बारे में न थो, ठीक है। तो ये आपका समझ लें, ये आपके बारे में नहीं आ रही। क्यों क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट कम है, लिहाजा हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे रिजेक्ट, ठीक है। लेकिन अब अल्टरनेटिवली, अगर अगर ये प्रोजेक्ट आपका, इसका प्रोजेक्ट इनकी जो बेनिफिट या इसके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज 10,000 होता और इसके जो आउटफ्लोज होते वो 8,375 होते, तो यही आपका जो एनपीवी था है, जो कि अभी नेगेटिव में आ रहा है, वो आपका पॉजिटिव में होता, यानी कि 1,625 रुपए पॉजिटिव होता। और अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर हम कहते हैं कि इसके क्योंकि इसके बेनिफिट्स इसकी कॉस्ट से ज्यादा हैं, लिहाजा हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस टिपिकल केस में हम करेंगे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट, और जो है वो 1600 और दूसरे किसी प्रोजेक्ट में देखेंगे अगर वहां पे पॉजिटिव एनपीवी आता है, तो फाइनली हम, मैं अब आपको थोड़ा सा कर लें, तो डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है? डिसीजन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जब आप ये आप समझ लें, वी हैव टू, आपका एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, ठीक है जी, एंड रिजेक्ट इफ एनपीवी इज नेगेटिव। ये आपका जी नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंस में ये आपका एनपीवी का जो है वो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो है वो स्टैंड, ठीक है जी। अब लेट मी पुट इट दिस वे, positive and reject if it is negative. Okay, I guess I'm clear with this. I'm done with this right now. And ये जो मेरा मैं ये बिल्कुल आपकी आसानी के लिए कुछ ये जो मैंने बनाई है, ये मैंने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बनाई है कि जो बहुत ही स्ट्रगल करते हैं सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स के साथ, और जिनके साथ जो थोड़े इश्यूज होते हैं। और आमतौर पे ये जो स्टूडेंट्स जो जिनका थोड़ा मतलब आमतौर पे हमारे यहाँ स्टूडेंट दे कम फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, तो जिनका थोड़ी सी जो है वो आमतौर पे उनकी न्यूमेरिकल इतने स्किल्स नहीं होते, तो वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में जो है ना वो थोड़े परेशान हो जाते हैं। और पर्पस ये है कि हम आपको जो है वो ये जो एनपीवी एनालिसिस है, इसको बहुत ही आसान और बिल्कुल एक लेमन की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। और इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, आई डोंट थिंक इट्स लाइक अ रॉकेट साइंस। ये बहुत ही आसान सी एक एनालिसिस है जो कि आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आई होप यू गॉट the benefit from this short video, and if you have got any other query, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, और या अगर आप अपना कोई इनपुट मुझे देना चाहें कि हम चीज को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो प्लीज अपने जरूर मुझसे मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू सो मच। That's all for today. Thank you so much, and nice. Thank you for your listening as well. Take care. Bye.